आज की क्लास में हम रॉकेट नोदन को समझेंगे। रॉकेट नोदन मीन्स रॉकेट का प्रक्षेपण। तो रॉकेट के प्रक्षेपण को समझने के लिए हमें वेरिएबल मास सिस्टम जानना आवश्यक है, मीन्स परिवर्ती द्रव्यमान प्रणाली। तो आज हम वेरिएबल मास सिस्टम पे चर्चा करेंगे, वेरिएबल परिवर्ती द्रव्यमान प्रणाली पर चर्चा करेंगे और जिसके आधार पर समझेंगे, जिस एग्जाम्पल से हम समझेंगे वो है रॉकेट। रॉकेट के जरिए हम आज परिवर्ती द्रव्यमान प्रणाली को समझेंगे, ठीक है। और इसके जरिए हम किसी भी टाइम पर, जैसे हमें दे दिया गया कि आप t = 10 सेकेंड पर रॉकेट का वेग ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए फार्मूला ये है, ठीक है। किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर, किसी क्षण विशेष पर यदि हमें रॉकेट का वेग निकालना है, उसके लिए फार्मूला ये है। रॉकेट पर लगने वाला बल कितना है, उसके लिए फार्मूला ये है। रॉकेट का त्वरण किसी समय पर, कोई पूछे t = 2 सेकेंड पर रॉकेट का त्वरण कितना है, तो उसके लिए फार्मूला ये है, ठीक है। तो वेरिएबल मास सिस्टम की बात करें, मीन्स जब हम परिवर्ती द्रव्यमान प्रणाली की बात करते हैं, तो मीन्स मतलब ये होता है कि जिसका द्रव्यमान बदल रहा होता है। जब द्रव्यमान बदले तो उसको बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। रॉकेट का द्रव्यमान जब बदल रहा होता है, ठीक है, चूँकि हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि रॉकेट का द्रव्यमान बदल रहा होगा। तो वेरिएबल मास सिस्टम हमने जो अभी तक फिजिक्स में पढ़ा है, उसमें जब हमने सेकेंड लॉ देखा, न्यूटन की गति का जब हमने दूसरा नियम देखा, तो उसमें हमने मास को, द्रव्यमान को कांस्टेंट माना है, ठीक है। हमने माना कि द्रव्यमान जो है वह नियत है न्यूटन के सेकेंड लॉ में। लेकिन मास हमेशा नियत रहे ये ज़रूरी नहीं, कि हमेशा द्रव्यमान नियत हो, एक समान हो, यह ज़रूरी नहीं। कभी मास, कभी द्रव्यमान बढ़ते जाता है तो कभी द्रव्यमान घटता है, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक हम देखते हैं, जैसे हम एक ट्रक बना लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं ट्रक है और ट्रक का एक बैक पोर्शन है, ट्रक का एक बैक पोर्शन है और यहाँ पे छेद है मान लो, ठीक है। अब इसमें रेत भरा हुआ है और जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती जा रही है, अब छेद है तो रेत क्या होगा, इस छेद से नीचे गिरता जाएगा। मीन्स जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो समय बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इसका द्रव्यमान कम होते जाएगा, ठीक, क्योंकि छेद है, रेत निकलती जाएगी तो इसका मास धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो टाइम बढ़ने पर इसका द्रव्यमान जो है, मास जो है वह कम होता जाएगा, ठीक है, समय के बढ़ने पर। इसी तरह का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक, मास क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब त्वरण क्या होगा बताओ, त्वरण क्या नियत होगा, क्या बढ़ेगा त्वरण, या फिर त्वरण घटेगा। इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे कि यदि द्रव्यमान बदल रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन, तो त्वरण क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। इसी तरह एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं गुब्बारे का, ठीक। गुब्बारे को हम क्या करते हैं, गुब्बारे को हमने क्या किया, गुब्बारे पे हमने भर दी हवा, ठीक है। अब हवा भरने के बाद इसको, यदि हम इसको ऐसे पकड़े रहें तो गुब्बारा क्या होगा, गुब्बारे से गैस नहीं निकल रही है। लेकिन जैसे ही हम उसको अचानक से छोड़े तो गुब्बारे के नीचे की ओर से क्या होता है, गैस निकलने लगती है और गुब्बारा हमें ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देता है, ठीक है, गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक उसी प्रणाली पर आधारित है रॉकेट नोदन, ठीक है। तो आज समझेंगे रॉकेट नोदन है क्या। तो रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है और न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। दो चीज़ों पर आधारित है, पहला है संवेग संरक्षण और तीसरा है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ठीक है, दो चीज़ों पर आधारित है। तो आज हम रॉकेट नोदन की बात करें तो ये रॉकेट है, ठीक है। जब रॉकेट के दहन कक्ष में, इसमें एक दहन कक्ष होता है जिसमें ईंधन भरा होता है, फ्यूल भरा होता है, ठीक है, उसके दहन कक्ष में ईंधन भरा होता है। जब ईंधन को जलाते हैं तो क्या होता है, ईंधन को जलाने पर जेट नली से तीव्र वेग से गैसें निकलती हैं, ठीक, ये जेट नली है, यहाँ से अत्यधिक तीव्र वेग से गैस निकलती है, ठीक है। रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन भरा होता है, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो जलाने पर ईंधन, फ्यूल जो है गैसों में कन्वर्ट होती है और गैस रॉकेट के पीछे जेट नली होती है नीचे की ओर, वहाँ से अत्यधिक तीव्र वेग से बाहर निकलती है, ठीक है, जिससे उत्पन्न गैस तीव्र वेग से बाहर निकलती है। अब गैसों को पीछे की ओर क्या प्राप्त होता है, गैसों को पीछे की ओर क्या प्राप्त होता है बताओ, ये गैस का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है, और गैस की वेलोसिटी होगी खुद की, गैस का खुद का वेग होगा। तो द्रव्यमान और वेग मिलकर क्या बना लिए, संवेग। मतलब गैस जब पीछे की ओर निकलता है तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, संवेग होता है, ठीक। तो जैसे ही रॉकेट से गैस पीछे की ओर निकलती है तो उसे संवेग प्राप्त होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, उसे संवेग प्राप्त होता है
और उतने ही परिमाण का संवेग, जितने परिमाण का संवेग नीचे से निकल रहा है उतने ही परिमाण का संवेग जो गैस है वह रॉकेट को ऊपर की ओर प्रदान करती है या ऊपर की ओर देती है। ठीक है, उतने ही परिमाण में रॉकेट को आगे की ओर संवेग प्राप्त होता है जिससे रॉकेट चलने लगती है। ठीक, बात समझ आई। रॉकेट का दहन कक्ष है, उसमें ईंधन को जलाया हमने, जलाने पर ईंधन जो है गैसों के रूप में कन्वर्ट होकर जेट नली से तीव्र वेग से बाहर निकली। अब जब तीव्र वेग से बाहर निकली तो उसमें उस गैस का कुछ ना कुछ द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी दोनों है। ठीक है, उसका द्रव्यमान भी है और उसका वेग भी है। तो इस प्रकार बना लिया संवेग। तो ये जो संवेग होता है जो कि गैसों का होता है, उतने ही परिमाण का संवेग उस रॉकेट को मिलता है और रॉकेट आगे की ओर चलने लगती है। ठीक, अब गैसों के निकलने के कारण अब गैसें बार बार निकल रही हैं। गैसें क्यों निकल रही हैं? क्योंकि ईंधन जल रहा है। ठीक है, ईंधन जल रहा है, ईंधन जल रहा है। ईंधन किसके अंदर है? रॉकेट के अंदर है। मीन्स ईंधन लगातार क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। जब ईंधन लगातार कम होते जा रहा है तो रॉकेट के अंदर ईंधन है, तो ईंधन के लगातार कम होते जाने से रॉकेट का द्रव्यमान भी कम होते जाता है। ठीक है, ईंधन कम होगा मीन्स ईंधन कहाँ है? रॉकेट के अंदर। जब ईंधन कम हो रहा है मीन्स रॉकेट का द्रव्यमान कम होते जा रहा है। तो रॉकेट के द्रव्यमान कम हो जाने से निरंतर फार्मूला ए इक्वल है F/m। ठीक है, फार्मूला ए इक्वल F/m। तो द्रव्यमान जब कम होते जाता है तो द्रव्यमान के कम होते जाने से वेलोसिटी, वेग उसका बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये ट्रक है। ठीक है, ट्रक में क्या है? यहाँ पे नीचे छेद है, रेत गिर रही है, मीन्स उसका द्रव्यमान कम होते जा रहा है। द्रव्यमान जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे इसका वेग जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान कम हो जाने से क्या होता है? वेग बढ़ता है। तो फार्मूला ए इक्वल F/m से क्या होता है? उसका त्वरण बढ़ने लगता है, उसका वेग बढ़ने लगता है, मीन्स उसका त्वरण बढ़ने लगता है। यदि f को हम कांस्टेंट माने, यहाँ पे f को नियत माने, तो f अनुक्रमानुपाती ए व्युत्क्रमानुपाती f या a अनुक्रमानुपाती 1/m। यदि f को हम कांस्टेंट माने, f यदि कांस्टेंट हो जाए, f क्या हो जाए? नियत हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, फिक्स हो जाए, तो त्वरण क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा द्रव्यमान के। मीन्स यदि मॉस कम होगा तो त्वरण बढ़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण बढ़ता जाएगा। ये है रॉकेट नोदन। और जो गैसें निकलती हैं बाहर रॉकेट के जेट नली से, जो गैसें निकलती हैं उसका वेग नियत रहता है। ठीक है, उसका वेग बिल्कुल फिक्स रहता है, नियत रहता है। तो इतनी बात समझ आई रॉकेट नोदन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम फार्मूला निकालेंगे त्वरण का, प्रणोद का, थ्रस्ट का और वेग का। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। अब इसको मिटाते हैं। ठीक, तो ये किस पर आधारित है? ये आधारित है वेरिएबल मॉस सिस्टम पर। ठीक है ना, परिवर्ती द्रव्यमान प्रणाली पर। द्रव्यमान कम होता है तो रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, रॉकेट का वेग बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये प्रारंभ में रॉकेट रखा हुआ है ज़मीन पर। ठीक है, ये ज़मीन पर रखा हुआ है, अर्थ पे है। तो अर्थ पे है मीन्स इसको भी लॉन्च नहीं किया गया है, तो इसका टाइम अपन 0 रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समय, और यहाँ पे रॉकेट का द्रव्यमान, और यहाँ पे दो चीज़ें हैं, गैस हैं, रॉकेट का द्रव्यमान और रॉकेट का वेग। ठीक है, रॉकेट का वेग। अब देखो t = 0 पर मीन्स रॉकेट कहाँ पे है, अर्थ पे रखा हुआ है, तो इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m0 है, रॉकेट का द्रव्यमान m0 मीन्स रख सकते हैं रॉकेट प्लस फ्यूल। ठीक है, रॉकेट प्लस फ्यूल मतलब ईंधन सहित रॉकेट का द्रव्यमान है, रॉकेट है उसके अंदर ईंधन भी है। ठीक है, उसका द्रव्यमान हो गया m0, और इसकी वेलोसिटी है v0, इसका वेग है v0। तो समय t = 0 पर रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, रॉकेट का द्रव्यमान है m0 और रॉकेट का वेग है v0। मीन्स दोनों स्थिर है, और प्रारंभ में रॉकेट का वेग सामान्यतः हम 0 लेते हैं, क्योंकि रॉकेट अर्थ पर रखा हुआ है, तो प्रारंभ में रॉकेट का वेग भी कितना है, 0 है। तो समय t = 0 पर रॉकेट का द्रव्यमान है m0 या m0 और रॉकेट का वेग है v0। अब यदि हम t समय पर देखें, समय t पर, ठीक है, या t = t पर, समय t पर देखें तो क्या होगा, मतलब रॉकेट अब लॉन्च हो चुका है ना, रॉकेट अब लॉन्च हो चुका है, रॉकेट कुछ दूर चल चुकी है। कुछ समय बाद हमने देखा जब हमने रॉकेट को लॉन्च कर दिया, तो उस समय उसका मॉस हो गया स्मॉल m,
क्योंकि कुछ ना कुछ फ्यूल उसका जल चुका है, कुछ ना कुछ फ्यूल उसका गैसों के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका द्रव्यमान थोड़ा सा चेंज होगा, m होगा, ठीक है, m0 से बन गया m, और रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है v वेलोसिटी से, v वेग से अब ऊपर जा रहा है, तो समय t पर रॉकेट का द्रव्यमान हो गया m और रॉकेट का वेग हो गया v। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब समय फिर से बढ़ा, हमने देखा समय t प्लस dt पर, है ना, dt समय पर, मतलब थोड़ा समय और हमने दिया, थोड़ा गैप करके देखा हमने थोड़े समय के लिए, ठीक, t प्लस dt समय पर, मतलब थोड़े समय बाद हमने फिर से देखा, तो उसका मॉस फिर से कम हो गया, उसका मॉस फिर से कम होगा ना, m0 से क्या हुआ m, अब उसका मॉस क्या हो जाएगा, अब m मॉस पहले था t समय पर, अब अल्प समय के लिए हमने देखा dt समय के लिए, तो अल्प द्रव्यमान उसका माइनस हो जाएगा dm, ठीक है, dm द्रव्यमान उसका क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, चूंकि अल्प समय पर द्रव्यमान, चूंकि रॉकेट का द्रव्यमान m है तो m में से कितना निकल जाएगा, dm निकल जाएगा, चूंकि रॉकेट का द्रव्यमान कम होते जा रहा है तो माइनस dm, अल्प समय dt पर द्रव्यमान अल्प माइनस हुआ, dm द्रव्यमान माइनस हुआ, और वेग क्या हो जाएगा, वेग बढ़ेगा ना, जैसे जैसे द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण बढ़ते जाएगा, हमने देखा, मीन्स वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, वेग बढ़ता जाएगा, तो वेग कितना हो गया, v प्लस dv, है ना, v प्लस dv, मतलब dt समय पर, अल्प समय पर, डेल्टी समय पर अल्प द्रव्यमान कम हुआ dm, और अल्प उस वेलोसिटी उसकी बढ़ गई, थोड़ी सी वेलोसिटी उसकी बढ़ी, और थोड़ा सा द्रव्यमान उसका कम हुआ थोड़े समय के लिए, थोड़े समय बाद जब हमने देखा तो समय t प्लस dt पर रॉकेट का द्रव्यमान कितना हो गया, m माइनस dm, और वेलोसिटी हो गई v प्लस dv, है ना, मतलब dv वेलोसिटी उसकी बढ़ गई और m माइनस dm द्रव्यमान कम हो गया। ठीक, अब एक चीज़ बताओ, इसमें जो रॉकेट का वेग है ना, रॉकेट का जो वेग है, वो सॉरी जो गैसों का वेग है, गैसों के वेग को हमने ले लिया u, ठीक है, हमने मान लिया गैसों का वेग है u, और u यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, u कैसा है, कांस्टेंट है, मीन्स गैसों का जो वेग है, जो कि गैस बाहर निकल रही है जेट नली से पीछे की ओर से, तो वह एक नियत वेग से निकल रही है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, नियत वेग से वह निकल रही है, एकदम फिक्स वेग है उसका, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें अपोजिट हैं, है ना, ये रॉकेट का वेग और गैसों का वेग दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे हैं, ठीक है, रॉकेट गैसों का वेग नीचे है, रॉकेट का वेग ऊपर है, तो यहाँ पे न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी लगेगा, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और दूसरा चीज़, संवेग भी संरक्षित है, क्योंकि जितना जो गैस बाहर निकल रही है जेट नली से, तो उसमें कुछ ना कुछ संवेग है, कुछ ना कुछ मोमेंटम है, क्योंकि द्रव्यमान भी है उस गैसों का, जो कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और उसका वेग भी है गैसों का, तो जितना संवेग से वह पीछे निकल रही है गैस, उतने ही परिमाण का संवेग रॉकेट पर आगे की ओर लग रहा है, मीन्स संवेग क्या है, संरक्षित है, ठीक है, गैसों का संवेग बराबर रॉकेट का संवेग। तो संवेग संरक्षण के नियम से हम लिख सकते हैं, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, रॉकेट का संवेग बराबर गैसों का संवेग, है ना, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैसों के संवेग में परिवर्तन, मतलब संवेग संरक्षित रहेगा। तो रॉकेट के संवेग में परिवर्तन देख लो, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन, ठीक है, तो किस समय पर देखेंगे, dt समय पर देखेंगे, है ना, dt समय पर हम परिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन देखने के लिए हम ये चीज़ लेंगे, ठीक है, dt समय पर हम परिवर्तन देखेंगे। किसमें, संवेग में परिवर्तन, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणि वेग, तो हमने देखा dt समय पर द्रव्यमान कितना है रॉकेट का, m माइनस dm, ठीक है, और वेलोसिटी, द्रव्यमान कितना हो गया, m में से dm कम हो गया, ठीक, और जब वेलोसिटी लेंगे तो वेलोसिटी कितने की वृद्धि हो रही है, dv की, ठीक है, dv, तो द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान कितना है, d प्लस dt समय पर द्रव्यमान है m माइनस dm, और वेलोसिटी में वृद्धि कितनी हुई वेग में, dv, बराबर गैसों के संवेग में परिवर्तन, गैसों का संवेग, गैस का द्रव्यमान कितना है, गैस का द्रव्यमान कितना है, ये जो dm द्रव्यमान माइनस हुआ यही तो गैस है, ठीक है, dm द्रव्यमान जो माइनस हुआ, dm द्रव्यमान किसका, ईंधन का, ईंधन का dm द्रव्यमान माइनस हुआ, मीन्स रॉकेट का dm द्रव्यमान माइनस हुआ, तो ईंधन तो जल रहा है,
तो वह किसके रूप में निकल गया, गैसों के रूप में निकल गया। ठीक है, वह गैसों के रूप में निकल गया। तो मीन्स गैस का द्रव्यमान कितना है, डीएम। डीएम द्रव्यमान बाहर निकला, मीन्स गैस का द्रव्यमान बाहर निकला, ईंधन गैस बन के निकली डीएम द्रव्यमान से। तो डीएम द्रव्यमान गुणा वेग, वेग कितना है यू, वेग कितना है यू। ठीक है, गैसों का वेग है यू, लेकिन माइनस में लेंगे, क्यों, न्यूटन की गति के तीसरे नियम से, क्योंकि दिशाएं अलग अलग हैं। ठीक, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। माइनस का साइन आएगा क्योंकि रॉकेट का वेग आगे की ओर है और गैसों का वेग पीछे की ओर, इसलिए संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन माइनस साइन से। यू और वी की दिशाएं अलग अलग हैं, ठीक, इसलिए माइनस साइन आएगा। तो इसका गुणा करा दो, ये हो जाएगा एम डी वी माइनस डी एम डी वी इक्वल माइनस यू डी एम। ठीक है, अब ये देखो डी एम डी वी जो है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, चूँकि डी एम बहुत कम द्रव्यमान है, डी वी बहुत कम वेलोसिटी है, बहुत कम वेग है ना, मतलब बहुत आप समझ सकते हो कि डेसिमल वाले ये चीज़ें हैं जो कि बहुत कम है। तो ये भी बहुत कम है, ये भी बहुत कम है। तो जो बहुत छोटी राशि का हम बहुत छोटी राशि से गुणा कराते हैं तो हमें बहुत छोटी राशि निकल के आती है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम 0.01 में से 0.02 का मल्टीप्लाई कराएं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें इससे कुछ कम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब हमने दो छोटी राशि का जब हम गुणा कराए तो हमें और छोटी राशि मिलेगी, और बहुत छोटी राशि मिलेगी। मीन्स जब हम दो छोटी राशियों का गुणा कराते हैं तो हमें और बहुत छोटी राशि मिलती है। मीन्स ये तो खुद ही छोटी है, डीएम डीवी भी छोटी है, इनका जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो और बहुत छोटी राशि निकल गई। तो हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं, है ना। तो डीएम डीवी की उपेक्षा करने पर डीएम इंटू डीवी, ठीक है, क्या लिख देंगे, अति अल्प राशियाँ हैं, अति अल्प राशियाँ हैं, अतः इनकी उपेक्षा करने पर, ठीक, अतः इनकी उपेक्षा करने पर मीन्स नकारने पर, है ना, इनके मान को नकारने पर, बहुत कम मान है इनके। तो बचा क्या, एम डी वी माइनस इक्वल माइनस यू डी एम। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना, एक समीकरण बना हमें, और इसी समीकरण से हम निकालेंगे क्या, त्वरण, प्रणोद, थर्स्ट, फोर्स और एक वेग, वेलोसिटी, तीनों चीज़ों को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी समीकरण से। ठीक, तो इतना आपने नोट कर लिया, इसको हम हटाते हैं। ठीक, है ना। तो ये इक्वेशन हम ऊपर लिखे लेते हैं। इक्वेशन क्या है, एम डी वी चूँकि ये तीनों चीज़ों में काम आएगी, है ना, इक्वल माइनस यू डी एम, इक्वेशन फर्स्ट। इसी से हम त्वरण निकालेंगे, इसी से हम बल निकालेंगे, प्रणोद जिसको हम कहते हैं, और इसी से हम वेग निकालेंगे रॉकेट का। तो रॉकेट का त्वरण हमें निकालना है। तो एक चीज़ बताओ, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। ठीक है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो यहाँ पे हमें डीवी दिख रहा है, और वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष। ठीक, तो समीकरण 1 में यदि हम dt का भाग करा दें, समीकरण 1 में dt का भाग देने पर, ठीक, अब भाग देंगे तो क्या होगा, भाग देने पर dt का भाग करेंगे तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन क्या बना लेगा, त्वरण। तो हमें त्वरण का फार्मूला मिल जाएगा। तो चलो भाग करा दो दोनों पक्षों में, m dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। ठीक, तो भाग कराने पे m, ये dv बाई डी टी क्या बन गया, त्वरण बन गया। ठीक, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, त्वरण बना, माइनस यू डी एम बाई डी टी। ए इधर रख लो, चूंकि हमें त्वरण प्राप्त करना है तो m को इधर ले जाएंगे, इनटू इधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी। ये निकल गया क्या, ये निकल गया क्या, त्वरण के लिए सूत्र। ठीक है, अब किसी क्षण पर यदि कोई पूछे t इक्वल 10 सेकेंड पर रॉकेट का त्वरण कितना है तो हम बता सकते हैं, है ना, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब ये समीकरण जो है वह रॉकेट के त्वरण को प्रदर्शित करता है, और रॉकेट के त्वरण को अधिक होने के लिए हमें दो बातों की आवश्यकता है, क्या, कि गैसों का वेग, है ना, dm बाई डी टी का मान अधिक होना चाहिए, मीन्स ईंधन के दहन की दर अधिक होनी चाहिए। dm बाई डी टी मीन्स प्रति सेकेंड जो ईंधन के दहन की दर है वह अधिक होनी चाहिए।
ठीक, ए के मान को अधिक होने के लिए, और यू का मान अधिक होना चाहिए, है ना, यू का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात गैसों को अधिकतम संभव चाल से रॉकेट से बाहर नीचे की ओर निकलना चाहिए, रॉकेट से बाहर निकलना चाहिए अधिकतम संभव चाल से। अब इसके बाद देखते हैं प्रणोद, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या, प्रणोद, जिसको हम बोलते हैं क्या, थ्रस्ट, थ्रस्ट, है ना। अब प्रणोद क्या है, प्रणोद एक बल है, ठीक है। देख, जैसे कि गैस जब बाहर नीचे की ओर निकलती है तो गैसों के नीचे की ओर निकलने के कारण रॉकेट पर ऊपर की ओर एक प्रणोद लगता है, जिसे हम ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे हम प्रणोद कहते हैं। ऊपर की ओर क्या लगता है, एक बल। जैसे ही रॉकेट से नीचे गैसें निकलेंगी तो ऊपर की ओर एक बल लगता है, उस बल को हम कहते हैं प्रणोद, ठीक है। तो फोर्स हमें चाहिए, प्रणोद मीन्स हमें चाहिए क्या, एफ, और एफ क्या होता है, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है द्रव्यमान दिख रहा है समीकरण 1 में। यदि हम क्या कर दें, इसको हम त्वरण बना दें, ठीक है, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण मिलके क्या बन जाएगा, फोर्स। तो समीकरण 1 से पुनः, समीकरण 1 से फिर क्या करेंगे, dt का भाग करा देंगे दोनों पक्षों में, mdv/dt इक्वल -u dm/dt। अब भाग कराने से क्या हुआ, ये समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन त्वरण बना, -u dm/dt, ठीक। अब m इंटू ए द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या बना गया, फोर्स बन गया, ठीक, -u dm/dt। तो यहाँ से हमने निकाल लिया प्रणोद कि ऊपर की ओर बल कितना लग रहा है रॉकेट को, जबकि गैसें नीचे की ओर बाहर निकल रही हैं। गैसों के नीचे बाहर निकलने के कारण जो रॉकेट को ऊपर की ओर जो बल लग रहा है उसका मान कितना है, -u dm/dt, ठीक। अब हमें निकालना क्या, रॉकेट के वेग के लिए सूत्र, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। अब रॉकेट के वेग के लिए निकाल दें तो इतनी चीज़ समझ आई ना। समीकरण 1 में dt का भाग देंगे तो बन जाएगा ये त्वरण। हमने त्वरण के लिए फार्मूला निकाल लिया, m को इधर पक्षांतर करके, और द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है क्या, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इसको हमने रहने दिया, ये दोनों इसका प्रोडक्ट हमें क्या दे दिया, फोर्स, ठीक। अब इसको मिटाते हैं। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी के लिए कि वेग कितना होगा, रॉकेट के वेग के लिए व्यंजक। तो वेग के लिए क्या करेंगे, m dv है, ठीक है, रॉकेट के लिए। फिर लिख लो समीकरण 1 से, ये dv है ना, dv को इधर रहने दो, चूंकि हमें वेग के लिए व्यंजक निकालना है तो वेग को हमने रहने दिया, बाकी को इधर ले जाए, -u/m, ठीक है। ये गुणे में इधर आया तो भाग में, इंटू dm, ये गुणे में था इधर आया तो भाग में हो गया dm। अब देखो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ जा रही है, v0 से v जा रही है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वह कहाँ जा रही है, v0 से v, पहले v0 था वेलोसिटी, फिर हो गया v। वैसे ही द्रव्यमान कहाँ जा रहा है, m0 से m, पहले m0 था फिर कितना हो गया m, ठीक है। ये लिमिट हम रखेंगे, समाकलन करेंगे वेलोसिटी के लिए, वेग निकालने के लिए हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन क्या होगा, निम्न सीमा फिर उच्च सीमा। तो निम्न सीमा मीन्स पहले रॉकेट का वेग कितना है, v0, फिर रॉकेट का वेग हो गया v, फिर रॉकेट का द्रव्यमान है m0, फिर रॉकेट का द्रव्यमान हो गया m। तो यहाँ पे लिमिट रख दो, v0 टू v dv इक्वल माइनस इंटीग्रेशन, ये m है, इधर वेग है तो इधर वेग की लिमिट, इधर द्रव्यमान है तो इधर द्रव्यमान की लिमिट। द्रव्यमान क्या, m0 टू m, है ना, इसको लिख दो dm/m इंटू u, बाहर कर दो, ठीक है। dm के साथ m, u बाहर हो गया। अब देखो u क्या है, कांस्टेंट है, v0 टू v dv इक्वल टू, u क्या है, कांस्टेंट है ना, हमने लिखा u क्या है, कांस्टेंट है। जो गैसों के निकलने की दर है, जो गैसों के निकलने का जो वेग है वह नियत है। तो ये नियत है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, चूंकि नियत है, फिक्स है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो -u बाहर हो गया, ये m0 टू m dm/m। अब v का dv का समाकलन क्या हो जाएगा, v, लिमिट इधर आ जाएगी ब्रैकेट के दाईं ओर, v0 टू v, ठीक है। dv का समाकलन v, जैसे x का समाकलन अगर 1 है dx तो क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो समाकलन यहाँ पे 1 है, dv का हो जाएगा v इक्वल
माइनस यू, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये 1/m/dm दिख रहा है ना। इसको अगर अलग लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/m/dm। तो 1/x का होता है log x, 1/x का समाकलन होता है log x, तो 1/m का क्या हो जाएगा log m। लिमिट रख दो m0 to m। पहले अपर लिमिट क्या है, v की जगह पे v, माइनस लोअर लिमिट v की जगह पे v0। ठीक है, अपर लिमिट मीन्स v की जगह पे अपर लिमिट तो v है, v हमने रख दिया, माइनस लोअर लिमिट v की जगह पे v0 इक्वल टू माइनस यू। अब अपर लिमिट रखेंगे किसकी जगह पे, m की जगह पे, तो लॉग अपर लिमिट क्या है m है, m रख दिया हमने, माइनस लॉग लोअर लिमिट m की प्लेस पे m0। तो ये हो गया v माइनस v0 इक्वल टू माइनस यू, है ना। अब इसको क्या करूँ, ये माइनस का u है ना, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर माइनस का गुणा करा दें, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, या इस माइनस को अंदर ले आओ सीधे सीधे, इस माइनस का प्रोडक्ट करा दो, अंदर गुणा करा दो, इस माइनस को हमने अंदर ले आया तो ये बन गया माइनस का, ये बन गया प्लस का। ठीक है, माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया, तो प्लस को हमने पहले लिख लिया, लॉग m0, ये बन गया माइनस का, माइनस लॉग m। ठीक है, इस माइनस का गुणा हमने अंदर कराया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, हमने ऐसे क्रॉस वाइज लिख दिया। ठीक, तो v माइनस v0 इक्वल टू यू लॉग m माइनस लॉग n, क्या हो जाएगा लॉग m डिवाइड बाई n, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग क्या हो जाएगा m0 डिवाइड बाई m। ये v माइनस v0 है, हमें वेलोसिटी के लिए फार्मूला फाइंड करना है, तो वेलोसिटी के लिए v इक्वल क्या हो जाएगी, माइनस का v0 इधर है तो प्लस का v0 मीन्स v0 बस, और प्लस u लॉग m0 बाई m। ठीक है, ये है वेलोसिटी के लिए फार्मूला, रॉकेट के वेग के लिए व्यंजक। ठीक, तो आज हमने सीखा रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है, किस सिद्धांत पर, तो संवेग संरक्षण के नियम या सिद्धांत पर आधारित है। इसमें न्यूटन की गति का तृतीय नियम भी लागू होता है, मतलब ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर भी आधारित है। ठीक, हमने देखा कि रॉकेट का जब द्रव्यमान कम होता है, द्रव्यमान के कम होने से उसका वेग बढ़ता है, मीन्स उसका त्वरण बढ़ने लगता है। ठीक है, और उसके लिए हमने आज क्या निकाला, हमने निकाला उसके फोर्स के लिए व्यंजक, उसकी वेलोसिटी के लिए, उसके एक्सेलरेशन के लिए हमने सूत्र प्रतिपादित किए। ठीक, धन्यवाद। अब अगली क्लास में हम देखेंगे घर्षण फ्रिक्शन का पहला पार्ट का वीडियो। थैंक यू।